नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, अब तक हमने नंबर सिस्टम की टोटल 23 वीडियो जो है अपलोड की है यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी क्वेश्चन और जितने भी टाइप हमने उसमें कराए, ठीक है, उम्मीद है मुझे कि हर एक चीज़ आपने बारीकी से समझी होगी और चीज़ें बिल्कुल समझ में आई भी होगी, ठीक है, और डाउट भी नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि एक भी डाउट आपके सामने ना आए, ठीक है बेटा। तो आज जो है हम क्लास लेकर आए हैं बेटा एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल, ठीक है बेटा, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। आज का नया चैप्टर है बेटा आज, ठीक है। तो चलिए बेटा, और देरी ना करते हुए हम जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके वेटेज की, कि जो वर्ग वर्गमूल वाला चैप्टर है, घन घनमूल वाला चैप्टर है, क्या वो एग्जाम में आता है या नहीं। तो बेटा, किसी भी एग्जाम को आप अगर एनालाइज करोगे तो हर एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन ही बनता है। ये नहीं होता कि एक ही चैप्टर से जो है 5-6 सवाल क्वेश्चन देखने को आपको मिले, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जो है दूसरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वर्गमूल और घनमूल चैप्टर है बेटा हमारा, ये भी उतना ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा जितना और दूसरे कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्गमूल घनमूल। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या परसेंटेज हुआ या रेशियो हुआ कि उनमें से 5-5 या 6-6 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर से वही 1 या 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में जो है हो जाता है पूरा, ठीक है ना। तो इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है वर्गमूल घनमूल, ठीक है ना, यानी कि वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। तो चैप्टर का नाम है बेटा ये वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये चैप्टर के हमारे नाम है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा हमें समझना होगा कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इस बात को, बेसिक सी बात है बिल्कुल एकदम, है ना, इसको जानते ही होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, यानी कि इस कंपटीशन के फील्ड में पहली बार ही उन्होंने कदम रखा है। तो बेटा हर एक चीज को मैं बिल्कुल शून्य से उठाकर लेकर चलूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे भाई कि जो वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग का मतलब क्या है, यानी कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं कहूं बेटा कि किसी भी संख्या को उसी में एक बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, एक बार मैं लिख देता हूं उस बात को, कि किसी संख्या को उसी में एक बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है, वह उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या को उसी में एक बार मल्टीप्लाई कर दे, जैसे एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे भाई, जैसे कि मैं बोल दूं कि हमारे पास कोई संख्या n है, अगर मैं इसी संख्या को इसी में एक बार मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जो गुणनफल प्राप्त होगा बेटा वो n स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या होगा? n स्क्वायर प्राप्त होगा। तो जो n स्क्वायर बना ना, यही क्या होगी बेटा, ये वर्ग संख्या कहलाएगी, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, n की वर्ग संख्या बोलते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं कि n स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा n की वर्ग संख्या। तो चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी।
कि n की वर्ग संख्या, ठीक है ना, कि किसी भी संख्या को, कोई भी दुनिया में कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर उसको एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी में, तो जो संख्या बनके तैयार हुई यानी कि जो गुणनफल प्राप्त हुआ वही संख्या उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है बेटा ये, ठीक है ना, सभी जानते होंगे अधिकतर, ठीक है। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूं कि वर्गमूल क्या होगा, अगर मैं बात करूं वर्गमूल क्या होगा, तो वह संख्या उस गुणनफल की वर्गमूल कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये संख्या होगी ना, ये जो n होगी, ये n इस n स्क्वायर का ही वर्गमूल कहलाएगी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वह संख्या उस गुणनफल का या गुणनफल की वर्गमूल कहलाती है। उस गुणनफल की वर्गमूल संख्या कहलाती है। वह संख्या उस गुणनफल की वर्गमूल संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ था वो n स्क्वायर था, तो n स्क्वायर की जो वर्गमूल संख्या कहलाएगी बेटा वो n कहलाएगी। क्या कहलाएगी? n कहलाएगी। तो जो n बनेगी वो n स्क्वायर की क्या कहलाई बेटा? n स्क्वायर की क्या कहलाई? वर्गमूल संख्या कहलाई। तो इसका मतलब ये हमारी वर्गमूल संख्या कहलाई। वर्गमूल संख्या किसकी? n स्क्वायर की, कि n स्क्वायर की वर्गमूल संख्या। बात समझ में आई? तो चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी बेटा, ठीक है ना, कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि n की वर्ग संख्या क्या है? n स्क्वायर है, ठीक है, और n स्क्वायर की वर्गमूल संख्या कहलाएगी n कहलाएगी। तो ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग संख्या है और ये हमारी वर्गमूल संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जो घन होता है, घन का मतलब क्या हुआ? घन का मतलब क्यूब होता है। तो जो घन होता है यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, किस ब्रह्मांड की किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर उसी में 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या उस संख्या की घन संख्या कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, मैं लिख देता हूं उस बात को भी, कि किसी संख्या को या किसी प्राकृतिक संख्या को या किसी संख्या को उसी में 2 बार गुणा करने पर उस किसी संख्या को उसी में 2 बार गुणा करने पर जो 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या की घन संख्या कहलाती है। घन संख्या कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, वह उस संख्या की घन संख्या कहलाती है। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मान के चलो कोई संख्या n थी और हम इसी n की 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, इसी n की इसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई और कर दे, तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो बेटा n क्यूब प्राप्त हुआ कि नहीं? वो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? वो हमें n क्यूब प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब जो n क्यूब बनी, जो संख्या हमारी n की पावर 3 बनी, ये क्या कहलाई? ये घन संख्या कहलाई। किसकी? n की, यानी कि उसी संख्या की घन संख्या कहलाई। तो इसका मतलब n की घन संख्या क्या कहलाई? ये हमारी n की पावर 3 कहलाई। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि फिर घनमूल होता क्या है, तो घनमूल क्या होगा बेटा? घनमूल जो होगा वो इसी गुणनफल का जो घनमूल होगा वो केवल n कहलाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो वह संख्या यानी कि जो ये संख्या है, ये जो संख्या कहलाती है ये उस गुणनफल की घनमूल संख्या कहलाती है। तो इस बात को भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा घनमूल क्या है फिर, तो घनमूल की अगर मैं बात करूं तो वह संख्या उस गुणनफल की घनमूल संख्या कहलाती है।
यानी कि बेटा हमारे पास जो गुणनफल प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, वो हमें n की पावर 3 मिली थी। तो जो n की पावर 3 है, अगर मैं इसकी बात करूं कि n की पावर 3 का जो घनमूल होगा वो क्या कहलाएगा, वो n कहलाएगा। तो इसका मतलब n जो होगा वो n की पावर 3 का घनमूल कहलाएगा, n की पावर 3 का घनमूल कहलाएगा, घनमूल। बात समझ में आई? तो जो n होगा वो n की पावर 3 का क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक बिल्कुल चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो बेटा अब अगर इसके बाद में बात करूं कि जो हमारे वर्गमूल का साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन होता है, वो क्या होता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट की अगर मैं साइन की बात करूं बेटा, साइन क्या बनेगा, तो स्क्वायर रूट का साइन होता है बेटा ये। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि यहाँ पे जो 2 है ये 2 रूट है, यानी कि क्या कहलाएगा, 2 रूट कहलाएगा, या फिर कह सकते हैं 2 घात की करनी। या इसका साइन जो है बेटा इस तरीके से हम लिखते हैं कई बार, ठीक है ना। यानी कि ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसी बात का मतलब ये होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही रेयर केस में मिलेगा क्योंकि इस बात का मतलब ये होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये हमारा साइन होगा और इस बात का मतलब क्या होता है बेटा, 2 घात की करनी, 2 घात की करनी, 2 घात की करनी। बात समझ में आई? 2 घात की करनी। और इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा साइन किसका, वर्गमूल का। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि घनमूल का साइन क्या होगा, तो घनमूल की साइन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं घनमूल के साइन के बारे में यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो साइन क्या होगा बेटा घनमूल का, घनमूल का साइन होता है बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो घनमूल का साइन होगा ये वाला, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो करनी होगी वो 3 होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, 3 घात की करनी, 3 घात की करनी। या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में क्यूब रूट। बात समझ में आई? 3 घात की करनी या फिर क्यूब रूट बोलते हैं। तो ये थी बेटा पिक्चर इसकी, वर्गमूल और घनमूल की टोटल पिक्चर जो बनी वो ये थी। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्कुल बातें थी जिसको चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। चलिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो मैं कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यूपी कांस्टेबल में किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। ठीक है ना, डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है अगर आया तो बेटा गलत मत करना। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा और उसके बाद तुम जो है एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना। ठीक है ना, चलिएगा। तो मैं रफ कर देता हूं उस बात को। तो बेटा ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार इसको रीड करो और रीड करने के बाद एक बार बेटा अपने मन में आंसर सोचना कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। क्योंकि एक बार तुमने अगर कंसेप्ट समझ लिया तो कंसेप्ट समझने के बाद ऐसा क्वेश्चन फिर से दोबारा अगर तुम्हारे यूपी पुलिस या किसी दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता है तो ये मात्र 1 से 2 सेकंड का ही सवाल होता है। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे पहली बार इस चीज को पढ़ रहे होंगे है ना, तो वो तो बता नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं चीजों को एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिएगा बेटा। तो क्वेश्चन ये है हमारा, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, 4 या 8 या फिर 9 या फिर 6। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो जो बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं तो वो एक बार कंसेप्ट समझो और कंसेप्ट समझने के बाद फिर जो है अपना आंसर देना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा फिर। ठीक है, तो चलिएगा। तो इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा कंसेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है एक बार समझ लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दुनिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी है या कितनी भी छोटी से छोटी संख्या में लिखनी है तो कुल कितने अंकों का हम प्रयोग करते हैं, तो बेटा आप कहोगे कि सर कुल जो है 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेरी गुड है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो बेटा 10 अंकों का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो या छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो तो टोटल हम केवल 10 डिजिट का ही प्रयोग करते हैं। 10 डिजिट से ज्यादा और 10 डिजिट से कम का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन वे डिजिट कौन कौन सी है एक बार मैं वो भी लिख देता हूं। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल डिजिट है हमारी, टोटल डिजिट, तो जो बेटा टोटल डिजिट है वो कौन कौन सी है, एक तो 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल मिला के 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हुई और एक 0 को भी शामिल कर लिया तो कुल मिला के कितने डिजिट हुई बेटा, आप कहोगे सर 10 डिजिट हुई।
तो कुल कितने डिजिट? 10 डिजिट। तो यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो या कितनी भी छोटी संख्या लिखनी हो तो हम केवल इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हमारे सामने कोई संख्या है तो संख्या का उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, तो बेटा वो भी तो इन्हीं में से ही बनेगा ना, वो भी तो इन्हीं में से ही बनेगा। यानी कि हम संख्या लिख रहे हैं तो भी हम इन्हीं डिजिट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई संख्या लिख भी दी तो लिखने के बाद जो संख्या का यूनिट डिजिट होगा वो भी तो इन्हीं डिजिट में से होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर इन्हीं में से होगा तो हमें सबसे पहले इन्हीं को पढ़ने की कोशिश करनी है कि ये आखिरकार है क्या, यहां से क्या कंसेप्ट जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं बेटा। तो अगर मैं एक तरफ लिखता हूं बेटा n और एक तरफ लिखता हूं मैं n स्क्वायर, ठीक है, और n स्क्वायर में हमें फोकस करना है बेटा केवल यूनिट डिजिट पे, केवल और केवल इकाई अंक पे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखी तो 0 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। 0 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा, यूनिट डिजिट। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 ही बनेगा कि नहीं? अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 9 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16 बनेगा। 16 है ना, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का इकाई अंक देखना है केवल 6। 16 का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा बेटा? 6 होगा। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 5 की तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5। 6 का स्क्वायर 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 बनेगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा बेटा? 9 बनेगा। ठीक है, और फिर इसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64, 64 में यूनिट डिजिट बनेगा 4। 9 का स्क्वायर 81, 81 में डिजिट बनेगा 1। क्लियर हुई बात? तो बेटा आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अगर किसी भी संख्या को हम लिखते हैं तो जो संख्या लिखी गई उसका जो इकाई अंक होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इन्हीं अंकों में से कोई एक होगा। बात सही है? ठीक है, अगर हमने 0 का स्क्वायर किया यानी कि 0, 1 का स्क्वायर किया 1, इस तरीके से हमने हर अंक का स्क्वायर करके देख लिया तो आपने एक चीज ऑब्जर्व कर ली होगी कि स्क्वायर करने पर कहीं पे भी हमें 2, 3, 7 और 8 नजर नहीं आया। 2, 3, 7 और 8 नजर नहीं आया। तो इस बात का मतलब बेटा यही हुआ कि ये कंसेप्ट जो बन के आया हमारे सामने, कंसेप्ट बेटा यही बन के आया हमारे सामने। तो मैं कंसेप्ट के बारे में लिख देता हूं कि जो कंसेप्ट हमारे सामने बन के आया वो क्या बना। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया की या ब्रह्मांड की या कोई भी संख्या उठा लो तुम, ठीक है ना, इस दुनिया की तुम कोई भी प्राकृतिक संख्या उठा लो, अगर उस संख्या का आप वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कभी भी न तो 2 हो सकता, न कभी 3 हो सकता, न कभी 7 हो सकता और न कभी 8 हो सकता। यही कंसेप्ट यहाँ पे हमारे सामने निकल के आया। आप देख लो यहाँ पे कहीं पे 2 दिखाई दिया, आप कहोगे नहीं, 3 दिखाई दिया नहीं, है ना, 7 दिखाई दिया नहीं, 8 दिखाई दिया नहीं। बात समझ में आई? तो कंसेप्ट हमारे सामने यही बन के आया कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कभी भी, उस संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 व 8, 2, 3, 7 व 8 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बात समझ में आई? नहीं हो सकता या नहीं बन सकता। तो बेटा इस कंसेप्ट को हमेशा आपको याद रखना है कि 2, 3, 7 व 8 कभी नहीं बनेगा। तो ये हमारे सामने जो आया बेटा, ये कंसेप्ट आया।
ठीक है ना। इसको आप जो है एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। तो मैंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर आप वर्ग करते हो तो वर्ग करने पर जो भी रिजल्ट मिलेगा आपको, जो भी संख्या बनेगी आपकी, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कभी भी न तो कभी 2 आ सकता, न कभी 3 आ सकता, और न कभी 7 आ सकता, और न कभी 8 आ सकता। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए बेटा, इतनी बात अगर समझ में आई तो बेटा अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि 2019 में और 18 में इस टाइप का क्वेश्चन बन के आया था जो मात्र 1 सेकंड में ही आपको देना था, और एक सवाल 2 नंबर का था, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप का सवाल फिर से आपको किसी भी वनडे एग्जाम में, यूपी पुलिस को छोड़ दो, किसी भी वनडे एग्जाम में, क्योंकि अगर तुम यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो उस बात का मतलब है बेटा कि आप यूपी पुलिस के अलावा किसी और सरकारी एग्जाम को भी दोगे, ठीक है ना, कोई भी वनडे एग्जाम दोगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन गया था तो मात्र 1 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है, समझिएगा। तो क्वेश्चन ये है बेटा, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो जैसा कि बेटा आपको पता ही है कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा, n स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो यहां पे क्या कहा कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो बेटा 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन बेटा 8 नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो कभी 2 हो सकता, ना कभी 3 हो सकता, और ना कभी 7 हो सकता, और ना कभी 8 हो सकता। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं बेटा, तो निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, ये बात कही गई है ना। तो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 में से एक है तो वो संख्या कभी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं बनेगी। तो आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है ना। केवल फोकस करना है यूनिट डिजिट पे। यहां पे 6 है तो इसका मतलब ये हो सकती है, फोकस करो बेटा यूनिट डिजिट पे। यहां 5 है, इसका मतलब ये वर्ग बन सकती है, ठीक है ना। यहां 1 है, 1 भी बन सकता है, लेकिन बेटा 2 नहीं बन सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्लियर हुई बात। तो इस टाइप का सवाल अगर फिर से देखने को मिलता है तो इस बात को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ऐसे सवाल को, ठीक है ना। ये फ्री के नंबर हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, तो एक छोटी सी बात को और समझने का प्रयास करते हैं इसी चीज से, ठीक है। चलिएगा, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। चलिएगा, अब एक छोटी सी बात और समझिए, छोटा सा ऑब्जर्वेशन और करना है आपको, एनालाइज करना है कि अगर हमारे पास संख्या n है और हमने जब इस संख्या का स्क्वायर किया तो हमारे पास 0 आया। ये n का मतलब बेटा नेचुरल नंबर नहीं है कि प्राकृतिक संख्या, और आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। इस n का मतलब केवल नंबर से है, केवल अंक से है। बात समझ में आई, प्राकृतिक संख्या से नहीं है, नेचुरल नंबर से मतलब नहीं है। कभी सोचो कि सर ने तो बताया था कि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, आपने 0 से कैसे कर दिया। बात समझ में आई। तो मैं डिजिट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब n का मतलब केवल नंबर से है। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप कहोगे सर नहीं, ठीक है ना। अगर बेटा मैं बात करूं n की, तो अगर हमने 0 का स्क्वायर किया, अगर हमने क्या किया बेटा, 0 का स्क्वायर किया, तो 0 का स्क्वायर करने पर हमें 0 यूनिट डिजिट क्या मिलेगी बेटा, 0 ही मिलेगी। 0 का स्क्वायर करने पर हमें 0 ही मिलेगी यूनिट डिजिट। बात समझ में आई। आप मुझे बताओ, किसी और संख्या का स्क्वायर करने के बाद आपको कहीं पे 0 और दिखाई दिया, आप कहोगे सर नहीं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 0 आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं जिसका इकाई अंक 0 है, और वर्ग करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी इकाई अंक बेटा 0 ही बनेगा। तो 0 आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं, केवल एक पॉसिबिलिटी, केवल एक पॉसिबिलिटी। बात समझ में आई। 0 आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई। 0 के बाद बेटा 1 आया। अब 1 बताओ और कहीं भी दिखाई दिया गया, तो आप कहोगे सर 1 जो है 9 का स्क्वायर किया तो भी 1 मिलता है। तो इसका मतलब 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटी हुई बेटा, 1 आने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। 1 आने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 का स्क्वायर 1 पे 1 मिलेगा, या 9 का स्क्वायर 81 करोगे तो 81 पे भी 1 मिलता है। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दी आपको कहीं पर, और भी कहीं 4 आया, तो 4 आने की बेटा 2 पॉसिबिलिटी आ चुकी, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करोगे 64 तो भी 4 मिलेगा, यानी कि 4 आने की भी 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 9 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 9 आने की पॉसिबिलिटी देखते हैं। 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, और 7 का स्क्वायर किया 49 में फिर से 9 मिला, तो 9 आने की भी बेटा हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 6 आने की बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा,
मिलेगा, 16 में 6 और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिलेगा और 36 में 6 मिलेगा। अब ये बताइए क्या 5 आने की भी और कोई पॉसिबिलिटी है? तो बेटा 5 आने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 5 की केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं यहां पे, केवल एक पॉसिबिलिटी, केवल एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5 के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोई दूसरी संभावना नहीं होती। बाकी 0 और 5 को छोड़कर, बाकी 0 और 5 को छोड़कर 1 आने की 2 पॉसिबिलिटी है, 4 आने की 2 पॉसिबिलिटी है, 9 आने की 2 पॉसिबिलिटी है, 6 आने की 2 पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई? लेकिन पॉसिबिलिटी कहां पर मिलेगी उसको भी एक बार समझते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि 1 कहां मिला भाई? 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा। क्या 1 और 9 का सम 10 नहीं बैठ रहा? 1 और 9 का सम 10 नहीं बैठ रहा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। 2 का स्क्वायर आपने 4 किया, फिर 8 का स्क्वायर 64 किया, तो क्या 8 और 2 का सम 10 नहीं बैठ रहा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 में 9 मिलेगा, तो 3 और 7 का सम भी कितना बैठ रहा है बेटा? 10 बैठ रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 आने की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 4 पे और एक 6 पे, और 4 और 6 का भी सम बेटा 10 ही बैठ रहा है। तो इसका मतलब जहां जहां पॉसिबिलिटी है तो उन अंकों का जो सम बनता है वो 10 ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के स्क्वायर पे करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 आने की संभावना क्या होगी? 10 में से 1 घटा दोगे तो 9 पे मिलेगी। 9 का स्क्वायर 81। बात समझ में आई? 4 आने की पॉसिबिलिटी अगर 2 है हमारे पास, एक तो 2 का स्क्वायर पे है और एक 10 में से 2 घटाओगे तो बेटा 8 पे मिलेगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें यह बात पता चल चुकी कि 0 और 5 को छोड़कर बाकी अन्य जो अंक बचे हमारे पास, डिजिट बची 1, 4, 9, 6, तो इनकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 2-2 है कि 1 आने की पॉसिबिलिटी 2 है। जैसे कि 1 और 9, 9 के स्क्वायर पे भी 1 मिलता है, 1 के स्क्वायर पे भी 1 मिलता है। 4 आने की 2 पॉसिबिलिटी, 2 के स्क्वायर पे भी 4 मिलता है और 8 के स्क्वायर पे भी 4 मिलता है। तो इस तरीके से हमें 2-2 पॉसिबिलिटी मिल चुकी। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल के सहायता में लेनी पड़ेगी ताकि तुम समझ पाओ कि इस पॉसिबिलिटी का चक्कर क्या है। बात समझ में आई? तो एक बार जो है इसको जो है जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा, नोट कर लिया होगा बेटा। तो अब अपनी सुंदर सी कॉपी पे हेडिंग लगा लो बेटा, सुंदर सुंदर हाथों से, वर्गमूल करने का नियम, वर्गमूल करने का नियम। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो सबसे पहले, वर्गमूल करने का नियम। देखो मैं इस हिसाब से आपको लेकर चल रहा हूं बेटा ताकि आप नोट्स भी बना पाओ हर एक चीज का। ठीक है ना, इसी हिसाब से मैं आपके सामने हर चीज को प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, तो हेडिंग लगा लिया होगा बेटा आपने, वर्गमूल करने का नियम, वर्गमूल करने का नियम। अगर हम बात करें कि वर्गमूल करने का नियम क्या है, इस बात का मैटर क्या है, अब बात को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं बेटा कि एग्जाम्पल क्या होंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं। जो ये वर्गमूल करने का नियम है ना बेटा, ये हमेशा उन्हीं संख्या पर काम करेगा जो वाक्य में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो उसके लिए वर्गमूल करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन जो वाक्य में रियल में पूर्ण वर्ग संख्या है, एन स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है जिसको, उन्हीं के लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। जैसे कि बेटा हमारा पहला एग्जांपल ये है, हमें पता करना है 6084 कि 6084 है और हमें इसका वर्गमूल करना है। 6084 का वर्गमूल कैसे होगा, और हमें करना है बेटा मात्र 2 से 3 सेकंड में वर्गमूल। ठीक है, और भी रास्ते हैं, लेकिन और रास्ते जो होंगे बहुत लंबे होंगे, यानी कि तुम एक ही सवाल में कम से कम 2 से 3 मिनट खत्म कर दोगे अपनी। ठीक है ना, तो हमें बहुत फास्ट करना होता है बेटा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है बेटा, चलिएगा, तो वर्गमूल करने का नियम क्या होगा उसको समझना। अब मेरे शब्दों पर फोकस बनाना कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, पेंसिल की नोक और मेरे शब्द, ये इस पर ध्यान देना बस केवल अब। ठीक है, चलिएगा, जब भी हमें बेटा वर्गमूल करना होता है, जब भी हमें किसी संख्या का वर्गमूल करना होता है, तो हमें हमेशा राइट तरफ से 2 संख्याओं का पेयर बनाना होगा। राइट तरफ से 2 संख्याओं का पेयर, यानी कि राइट की ओर से जो 2 संख्या बनेगी उनका पेयर बनाना पड़ेगा। तो 84 बन गया। ठीक है, अब 84 के बाद जो भी इधर संख्या बनेगी, जो भी इधर संख्या रहेगी, वे कितनी भी हो सकती है, 3 संख्या भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी रह सकती है। बात समझ में आई? लेकिन बस तुम्हें एक
एक काम करना है कि राइट तरफ से दो संख्याओं का पेयर बनाना है, यानी कि कुल मिला के बाद की दो संख्या का पेयर बनेगा। कुल मिला के बात ये है, इधर जो संख्या बची उसको इग्नोर कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे 84 नजर आना चाहिए, और 84 में भी बेटा आप केवल फोकस करोगे 4 पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी डिजिट हो सकती है कि जिसका हम वर्ग करें और वर्ग करने पर हमें 4 मिलता हो। तो बेटा आप कहोगे 4 आने की ना हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है 2 का स्क्वायर पे 4 करोगे, 10 में से 2 घटा दो 8, और 8 का स्क्वायर 64 में भी हमें 4 मिलेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम वर्गमूल करने के बाद इस 84 की जगह क्या लिखे, 2 लिखे कि 8 लिखे। यहाँ हम फंस जाते हैं, यहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि 84 के बजाय हम जब वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल करने के बाद यहाँ 2 लिखेंगे या फिर 8 लिखेंगे। बात समझ में आई? तो इसी का हमें पता करना होता है कि 2 आएगा कि 8 आएगा। अब इसका पता कैसे होगा, इसका पता बाकी जो 60 लिखा हुआ है ना इससे पता चलेगा कि 2 आएगा कि 8 आएगा। अब कैसे होगा वो ध्यान दो। तुम्हें क्या करना है बेटा, ऐसी संख्या को चुनना है, ऐसी संख्या को लेनी है, ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है जिसका आप वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट बनता है वो 60 से छोटा रहे, 60 से क्या रहे बेटा, छोटा रहे, जस्ट 60 से छोटा रहे। तो बेटा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 60 से बड़ा चला गया, इसका मतलब हम 8 का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम 7 का स्क्वायर लेंगे। किसका लेंगे बेटा, 7 का स्क्वायर। तो ये बात कंफर्म हो चुकी कि 60 की जगह ना 7 आएगा, 60 की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आई? 60 की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 जस्ट 60 से छोटा है तो 7 लोगे। बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं 7 से अगला नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे 7 से अगला नंबर 8 होता है, तो 7 8 56, 7 8 56। अब 56 की तुलना 60 से कराओ, यानी कि इस 60 की तुलना 56 से कराओ या 56 की तुलना 60 से कराओ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 7 से अगले नंबर 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56 बनेगा। तो आपको ये देखना है बेटा कि जो 56 आया या फिर ये 60 जो है वो 56 से छोटा है कि बड़ा है। जो 60 है वो इस 56 से छोटा है या फिर बड़ा है। क्लियर हुई बात? यानी कि 60 की तुलना करा दो 56 से, अगर 56 से छोटा है तो इन दोनों में से छोटी चॉइस उठेगी, अगर ये 60 56 से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ी चॉइस उठेगी। तो 7 8 56, 56 से 60 हुआ बड़ा, तो अगर 60 बड़ा है 56 से तो इसका मतलब बड़ी चॉइस उठाओगे, यानी कि ये 78 का स्क्वायर है, ये 78 का स्क्वायर है। तो बहुत धीरे धीरे मध्यम मैंने तरीका बिल्कुल अच्छे से समझा दिया आपको, लेकिन 1-2 एग्जांपल से और समझेंगे इसी चीज को। ठीक है बेटा, इसी चीज को 1-2 एग्जांपल से और समझ गए, बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल समझते हैं बेटा। तो दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है बेटा, जैसे कि 7744, 7744 का अगर हमें करना है वर्गमूल, 7744 का अगर हमें करना है वर्गमूल, तो ये किस संख्या का वर्ग है, 7744 किस संख्या का वर्ग है। तो बेटा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा कि संख्या जो भी होगी ना उसके बाद की 2 अंक उठा लो, बाद के 2 अंक में जो यूनिट डिजिट है 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 के स्क्वायर पे मिलेगा और एक 8 के स्क्वायर पे मिलेगा, 64। बात समझ में आई? अब हमें यहाँ पे यही पता करना है कि वर्गमूल करने के बाद जो संख्या बनती है उसका इकाई अंक 2 होगा कि 8 होगा। यहाँ हम फंस जाते हैं। तो इसका पता कैसे लगेगा बेटा, बाकी जो संख्या दिख रही है ना 77, इससे पता चलेगा। अब तुम्हें ऐसी संख्या को चूज करनी है जिसका वर्ग जस्ट 77 से छोटा रहे, 77 से छोटा रहे। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 81 तो बड़ा हो गया 77 से, 77 से, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे बेटा 8 आ चुका। 8 का स्क्वायर 64 जो कि 77 से, 8 का वर्ग जो है 77 से जस्ट छोटा है, तो 8 लेना पड़ेगा। अब 8 से अगला नंबर क्या होता है बेटा, 9, 8 9 72। अब बताओ 72 से ये 77 बड़ा है कि छोटा है? 72 से 77 बड़ा है या फिर छोटा है? तो आप कहोगे सर बड़ा है। अगर बड़ा है तो बेटा बड़ी चॉइस उठेगी, यानी कि 88 का वर्ग है, 88 है ना, 88 का वर्ग है 7744। यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर में प्रयोग कर सकते हो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा हमारा। तो एग्जाम्पल 3 है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 12544, 12544।
हमें इसका वर्गमूल करना है और मात्र सेकंडों में ही करना है। पहले सीख लो, फिर उसके बाद तुम जो है जब ट्राई करोगे तो तुम जो है सेकंडों में ही अपना आंसर दे सकते हो फिर, ठीक है। चलिएगा, तो हम बात कर रहे थे 12,544 की कि जो 12,544 है इसका वर्गमूल कैसे किए, ठीक है ना। तो समझिए, संख्या जो भी होगी इसके बाद की 2 डिजिट को पकड़ो। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो 4 आने की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 2 और एक 8। 8 का स्क्वायर 64 पे 4 मिलता है, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 और 8 पे। बाकी जो संख्या बची इधर ये हमें बताएगी कि हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें यहाँ पे 2 लेनी है कि 8 लेनी है। तो आपको ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग जस्ट 125 से छोटा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 144 तो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 11 लेना पड़ेगा क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 जो कि 125 से कम है। अब 11 से जो अगला नंबर होता है बेटा वो 12 होता है, तो 11 की मल्टीप्लाई अगले नंबर में करो 12 में, तो 11 गुणा 12 जो बनेगा वो 132 बनेगा। और 11 गुणा 12 132 बनेगा। तो मुझे बताइए 132 से 125 छोटा है कि बड़ा है? आप कहोगे सर छोटा है। अगर छोटा है तो छोटी चॉइस उठेगी, तो इसका मतलब ये 12,544 112 का वर्ग था। बात समझ में आई? 12,544 112 का वर्ग था। ठीक इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं भाई। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,625। अब 15,625 का अगर हमें वर्गमूल करना है तो कैसे होगा, ध्यान दो भाई। हमें केवल और केवल फोकस करना है बाद की 2 डिजिट पे। तो बाद की 2 डिजिट यानी कि पेयर जो बनेगा बाद की 2 डिजिट का बनेगा, तो 25 आने का बेटा एक ही पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि किसी भी संख्या का हमने जब वर्ग किया तो अगर उस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका वर्ग करोगे तो हमें वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या की भी यूनिट डिजिट 5 मिलेगी, और 5 आने की पॉसिबिलिटी बेटा एक ही होती है केवल। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा 25 के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो ये कंफर्म हो चुका है, यहाँ तो 5 ही आना है, यहाँ तो 5 ही आना है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं बात करूं कि 156 के बदले क्या मिलेगा, तो बेटा आपको ऐसी संख्या चुननी है, ऐसी संख्या का चॉइस करना है कि जिसका वर्ग जस्ट 156 से छोटा हो, जिसका वर्ग जस्ट 156 से छोटा हो। ठीक है बेटा। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना 169, ज्यादा हो गया, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 125 का वर्ग। और हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बता दूं बेटा, भाई आप कंपटीशन के फील्ड में उतर चुके, तो मैं बेटा ये मान के चल रहा हूं कि आपके कम से कम 1 से 25 तक के वर्ग याद होंगे, ये मैं मान के ऑलरेडी चल रहा हूं। ठीक है ना। अगर जैसे बच्चे के 1 से 25 तक वर्ग याद नहीं है तो या तो वो याद कर ले या फिर इस कंपटीशन के फील्ड को छोड़ दे। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम मेहनत नहीं करोगे तो भूल जाना सरकारी नौकरी भी कोई चीज है, सपना भी गलती से मत देख लेना। बात समझ में आई? क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए, तो 1 से 25 तक मिनिमम वर्ग करने की बात की मैंने, मिनिमम है ये, मैक्सिमम तुम्हें 1 से 50 तक तो करने ही करने, 50 तक वर्ग, अगर तुम्हें स्पीड भी अपनी थोड़ी बढ़ानी है तो 1 से 50 तक तो वर्ग रखो याद करके, और मिनिमम 1 से 15 तक घन जरूरी है याद करने। लेकिन अगर स्पीड बढ़ानी है तो कम से कम 1 से 25 तक घन याद होने चाहिए। ठीक है ना, तभी तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि वरना कैलकुलेशन में मात खा जाओगे तुम हमेशा। ठीक है। तो चलिए, तो ये हुआ भाई 125 का वर्ग। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जांपल से समझाऊं, कोई और एग्जांपल लेके 5वां एग्जांपल ले लो ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर ही हो जाए बात। ठीक है ना। जैसे कि 8649, और जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं ये केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्या के लिए है। अगर कोई संख्या n स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती तो उसका वर्गमूल करने का तरीका दूसरा होगा। लेकिन जितनी भी मैं यहाँ एग्जांपल लेकर चल रहा हूं ये उन संख्या को लेकर चल रहा हूं जो वाकई में वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है, जो n स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है। आगे धीरे धीरे सीक्वेंस में अरेंज करते हुए चीजों को आगे मैं बढ़ाऊंगा तो आप धीरे धीरे सब चीज सीख जाओगे कि कब क्या करना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया इस चीज को, उसी के बाद हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। जब तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं है तो एकदम से तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बेटा नींव मजबूत करनी पड़ेगी, तभी तो मकान जो है अच्छा तैयार होगा, मजबूत तैयार होगा। ठीक है। तो अभी केवल और केवल हमें जड़ों पे काम करना है। ठीक है। चलिए, 8649 की अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं वर्गमूल की बात करूं तो बाद की दो संख्या है, केवल फोकस इस पे करो। तो 9 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? 3 के स्क्वायर पे मिलेगा 9, या फिर 7 का स्क्वायर 49 पे मिलेगा। तो 3 और 7 यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ चुकी है, तो 3 है या फिर 7 है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 49 के बजाय 3 आएगा कि 7 आएगा, तो इस बात की गारंटी हमें कौन देगा? तो इस बात की गारंटी हमें 86 देगा, 86। बात समझ में आई?
तो हमें ऐसी संख्या का चॉइस करना होगा जिसका मैं वर्ग करूं और वर्ग करने पर जस्ट 86 से कम हो। तो बेटा आप कहोगे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 86 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 9 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। 9 से जस्ट अगला नंबर 10 होता है, तो 9 गुणा 10 करोगे तो 90 बनेगा। और 90 से बताइए 86 छोटा है या फिर बड़ा है? तो बेटा 90 से 86 छोटा है, ये 86 90 से छोटा है, तो छोटी चॉइस उठा लो, तो 93 का स्क्वायर बनेगा, ये 93 का स्क्वायर। बात समझ में आई? और एग्जांपल को समझिए ताकि जब तक तुम्हें बिल्कुल मजबूत ना हो इस बात को, तो तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगला एग्जांपल है छठा, 11,236। अगर मैं बात करूं इसका वर्गमूल करके बताओ क्या होगा, इसका वर्गमूल करके बताओ क्या होगा 11,236 का। तो सेम अप्रोच यहां पे फिर से ट्राई करो। बाद की संख्या है 36 और 36 में 6 दिखाई दिया। अब अगर यहाँ पे 36 में 6 दिखाई दिया तो 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा? 6 आने की पॉसिबिलिटी है हमारे पास 2। एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 6 मिलेगा, यानी कि 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? एक तो 4 का स्क्वायर 16 और एक बेटा 10 में से 4 घटा दो 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे भी 6 आ सकता है, लेकिन 4 होगा कि 6 होगा ये बात हमें कंफर्म कौन कराएगा, कौन देगा इस बात की गारंटी? इस बात की गारंटी हमें बेटा 112 देगा। तो ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग जस्ट 112 से कम आए, जिसका वर्ग जस्ट 112 से कम आए। तो बताओ 11 का स्क्वायर 121 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 लेना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 112 से छोटा है तो 10 आएगा। 10 से अगला नंबर होता है बेटा 11, तो 10 गुणा 11 करोगे तो 110 मिलेगा। अब 110 की कंपेयर करा दो 112 से, यानी कि 112 की कंपेयर करा दो, तुलना करा दो 110 से। तो 112 जो है 110 से बड़ा है। अगर बड़ा है 112 110 से, तो बेटा बड़ी चॉइस उठाओगे, तो ये क्या बनेगा? 106 का स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा? 106 का स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं भाई। 7वां एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं, 7वां एग्जाम्पल, ठीक है। तो 7वां एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 13,689। जैसे कि हमने लिया 13,689, इसका अगर हमें वर्गमूल करना है तो 13,689 का वर्गमूल क्या होगा उसको हमें समझना है, ठीक है। 13,689। सेम अप्रोच फिर से ट्राई करो भाई। तो यहाँ पे 89 है, 9 आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है? एक तो 3 का स्क्वायर 9 और एक 7 का स्क्वायर 49। या तो 3 होगा इकाई अंक या फिर 7 होगा वर्गमूल आने पर। अब इस बात की गारंटी हमें 136 देगा। ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग जो है 136 से जस्ट छोटा है। तो 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा हो गया 136 से, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121 लेना पड़ेगा, यानी कि 136 की जगह लिखोगे आप 11। और 11 से जस्ट अगला नंबर होता है बेटा 12। तो 11 गुणा 12 करोगे तो बनेगा क्या? 132। और 132 से हमें देखना है कि 136 बड़ा है कि छोटा है। 132 से जो ये 136 है बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ी चॉइस उठाओगे, 117 का स्क्वायर लिखोगे, 117 का स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है। इसी प्रकार अगर बेटा मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे कि 8वां एग्जाम्पल वहीं पर ले लो। 8वां एग्जाम्पल हमारे सामने है बेटा ये, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 1296। और वैसे भी 1296 किस संख्या का वर्ग होता है, इसको आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी रखना है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो इससे भी एक आपको चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो 1296 एक लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि 8 एग्जाम्पल से आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिएगा, तो 1296 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बाद की जो 96 संख्या है इसमें यूनिट डिजिट है 6। अब 6 आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है भाई? एक तो 4 का स्क्वायर 16 है, 10 में से 4 घटा दोगे 6, तो ये तो 4 होगा या फिर 6 होगा। बात समझ में आई? अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि 4 होगा कि 6 होगा इकाई अंक? तो आप कहोगे सर 12 देगा। तो ऐसी संख्या चुनिए जिसका वर्ग जस्ट 12 से छोटा हो, जस्ट 12 से छोटा हो। तो 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे तो 3 आ गया। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो 3 से जस्ट अगला नंबर क्या होगा? 12 होगा। 3 से जस्ट अगला नंबर क्या होगा? वो सॉरी 4 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 12 बनेगा 12। तो अब ये वाला 12 इस 12 से छोटा है कि बड़ा है? आप कहोगे सर ना तो छोटा ना बड़ा, बराबर है। तो जब भी बराबर आ जाए गुणनफल, जब भी बराबर आ जाए तो बेटा हमेशा बड़ी चॉइस उठती है। हमेशा कौन सी चॉइस उठेगी? बड़ी चॉइस उठेगी, यानी कि 36 का वर्ग होगा। और आपको हमेशा ये बात भी याद रख के चलनी है कि 36 का वर्ग क्या होता है। तो 36 का वर्ग 12
1296 होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखोगे, क्योंकि मिनिमम 1 से 25 तक तो याद करने ही करने हैं अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से कंटेस्ट करना है, तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। तो 1 से लेकर 25 तक तो वर्ग याद करने ही करने हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 से 50 तक कर लो तो ये मान लो कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये तुम्हारा जो है ना वर्गमूल करने का जो तरीका था, किस तरीके से हमें वर्गमूल करना होता है, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए बेटा, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और समझना है ऐसे, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और समझ के चलना है। यहाँ पर मैं आपको एक 2 कंसेप्ट और दूंगा, ठीक है ना। अब वे कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, एक बात और समझना, यहाँ पे हम कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ एनालाइज यानी कि ऑब्जर्वेशन करनी है हमें कुछ इन्हीं संख्याओं के साथ, ठीक है। देखिए, अगर आपने 1 से 25 तक वर्ग याद किए हुए हैं, 1 से 25 तक वर्ग याद किए हुए हैं, तो एक छोटी सी बात को समझना, जितनी भी संख्याएं आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी उनकी केवल लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करना। जैसे कि 84 है, 25 है, यहाँ पे 44 है, 49 है, 36 है, 44 है, 96 है और 89 है। अगर कोई भी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो बेटा हमेशा एक बात याद रखनी है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी रहेगा अगर उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट, उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों में आती हो, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों में आती हो। अब जो ये यहाँ पे 84 दिखाई दिया, क्या ये 22 का स्क्वायर में नहीं आती? 22 का स्क्वायर 484, तो 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो 84 84 22 के स्क्वायर में मिलेगा। यहाँ पे 25 5 के स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है, 15 के स्क्वायर में भी मिलेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर तो है ही, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 44 की, तो 44 जो होगा बेटा 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 12 के स्क्वायर में मिला। 49 7 का स्क्वायर में मिला, 89 17 के स्क्वायर में मिलेगा 289, और 36 6 का स्क्वायर होता है, 44 12 के स्क्वायर में मिलेगा 144, में बाद की 2 डिजिट 44 है, और 96 14 का स्क्वायर 196। तो बेटा बस आपको यहाँ से एक छोटी सी जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, ऑब्जर्वेशन केवल इतना से ही किया कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से लेकर 25 तक के, हमेशा 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों में मौजूद होगी। बात समझ में आई? अगर ऐसा नहीं है तो बेटा वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। एक तो चीज ये होगी। अब दूसरी चीज में अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक बार मैं पानी पी लूं। देखिए बेटा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी संख्याएं हैं आप इनका डिजिटल सम चेक कर लो। डिजिटल सम जो है, जितनी भी ये संख्याएं हैं इनका डिजिटल सम चेक कर लो, तो डिजिटल सम 1 4 7 या 9, या तो 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 7 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमेशा उस संख्या का डिजिटल सम जो बनेगा वो या तो 1 बनेगा या 4 बनेगा या 7 बनेगा या फिर 9 बनेगा। अगर 1 4 7 व 9 में से इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, ठीक है ना, या फिर 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए, तो इसका मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती। दूसरी चीज ये होगी। और तीसरी चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 व 8 नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? तो ये 3 पॉइंट एक तरीके से बेटा ये ऑप्शन एलिमिनेशन में हमें काम देते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन को सॉल्व न करके ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं मात्र 2 से 3 सेकंडों में। बात समझ में आई? तो आप डिजिटल सम भी अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। 6 और 4 10 का मतलब 1 हुआ, 1 और 8 9, तो इसका डिजिटल सम कितना बना बेटा? 9 बना। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना बना? 9 बना। यहाँ पे देख लो, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, इसका डिजिटल सम कितना बना? 1 बना। ठीक है ना। जिन बच्चों को डिजिटल सम के बारे में नहीं पता, तो बेटा नंबर सिस्टम की पूरी 23 क्लास मैंने डाल चुकी, तो उसमें हर एक टाइप वाइज मैंने जो है पूरे मतलब जो है कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है ना। तो वहाँ पर हर एक टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज आप समझ सकते हो, वहाँ से डिजिटल सम भी मैंने समझाया हुआ है। ठीक है।
अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 का मतलब बेटा 4, डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। 8 और 6 14, 14 का मतलब 5 और 4 9, यहाँ पे 9 ही मिलेगा डिजिटल सम, ठीक है ना। यहाँ पे कितना डिजिटल सम बनेगा, 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार इसका डिजिटल सम 6 और 2 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम भी 9 आएगा, ठीक है ना। 4 और 4 8, 8 और 1 9, 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा बेटा 7 बनेगा, देख लेना चाहे तो, ठीक है ना, 7 बनेगा। यहाँ पे देख लो 6 और 3 9, 2 और 1 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम क्या बनेगा 4 बनेगा। तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या मैंने यहाँ पे लिखी तो इनका जो डिजिटल सम है बेटा, डिजिटल सम है, या तो वो 1 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है या फिर 7 आ रहा है फिर 9 आ रहा है। तो 1 4 7 व 9 के अलावा अगर कोई और डिजिटल सम बनता है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाती। बात समझ में आई। तो ये जो 3 पॉइंट है मैं इसको एक साथ जो है एक बॉक्स में जो है लिख दूंगा ताकि जो है तुम्हें अपने नोट्स में लिखने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसी से हमने एक चीज ऑब्जर्वेशन ये कर ली, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए समझिए। तो पहला पॉइंट बेटा हमारा ये हुआ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब n स्क्वायर की फॉर्म, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 व 8 नहीं हो सकता। तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 व 8 नहीं हो सकता। अगर गलती से हुआ तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ में, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा आपको ये याद रखना है कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के बीच में रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब कहने का ये हुआ किसी भी, ऐसे लिख लो, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग में होती है 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग में होती है। तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा क्या होगी बेटा, लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग में होगी, हमेशा याद रखना इस बात को। तीसरा पॉइंट बेटा ये बना हमारा, तीसरा पॉइंट ये बना कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या फिर 9 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। बात समझ में आई। तो यदि वो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 या 1 4 7 व 9 1 4 7 व 9 में से कोई एक होगा। 9 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है बेटा, ये 3 हथियार है, एक तरीके से 3 वेपन्स है हमारे पास। अगर हम ऑप्शन से करें सवाल को तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट एक बार फिर से समझते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग अगर संख्या है, कोई n स्क्वायर की फॉर्म में, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका इकाई अंक कभी भी बेटा 2 3 7 व 8 नहीं होना चाहिए, 2 3 व 7 व 8 नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती।
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से 25 तक के वर्ग में रहेगी। हमेशा लास्ट 2 डिजिट हमेशा किस में रहेगी? 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग में रहेगी। अगर बेटा ऐसा नहीं है तो वो भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ, मान के चलो मैं ये संख्या लिख दिया और बाद में मैंने 99 लिख दिया। हाँ, कोई संख्या लिखी हुई है और बाद में मैंने क्या लिख दिया? 99 लिख दिया। तो बताओ 1 से 25 तक के वर्ग में 99 कहीं बनेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया, तो ये बताओ ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सर आप कहोगे कि जो 29 है वो 23 का स्क्वायर होता है 529 और 27 का भी स्क्वायर होता है, लेकिन हमें तो 1 से 25 तक के वर्ग में रहना है ना। तो 23 का स्क्वायर 529, 29 जो 23 के स्क्वायर में आ जाता है। तो इस बात का मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है ना, क्योंकि बाद में 29 आ गया। लेकिन 99 आने पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। बात समझ में आई? तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7 व 9 में से कोई एक होगा अगर इनके अलावा कोई और है डिजिटल सम। तो इसका मतलब वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। बात समझ में आई? वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। क्लियर हुई बात? तो इसको जल्दी से नोट करो फटाफट, ठीक है, जल्दी से नोट करो भाई। नोट कर लिया होगा? चलिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो बेटा, घनमूल करने के नियम। घनमूल करने के घनमूल को हम सेकंड्स में किस तरीके से करते हैं, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, फिर से मैं एक बात ही और रिपीट करता हूं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कुल 10 डिजिट है, कुल 10 डिजिट है। तो जिस प्रकार हमने उन 10 डिजिट को लेकर समझने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार हम फिर से उन 10 डिजिट को पकड़ेंगे। यानी कि टोटल डिजिट कितनी है हमारे पास? टोटल डिजिट है बेटा 10, ये 10 डिजिट है। अब इन 10 डिजिट को फिर से हम पकड़ते हैं। कोई नंबर है हमारा n और हमें n की पावर अब की बार 3 करनी है और यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, केवल यूनिट डिजिट पर। बात समझ में आई? केवल और केवल हमें फोकस करना है बेटा यूनिट डिजिट पे, ठीक है ना। तो समझिए भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नंबर 0 ले लूँ पहले, तो 0 की पावर 3 करोगे तो 0 ही मिलेगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं 1 की पावर 3 कर दूं तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 मिलेगा, 1 की पावर 3 का मतलब 1 मिलेगा। 2 की पावर 3 करता हूं तो बेटा क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 3 की पावर 3 करता हूं तो 27 मिलेगा, 27 का यूनिट डिजिट 7 होगा। 4 की पावर 3 करता हूं तो 64 मिलेगा, 64 में यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 4 होगा। अगर मैं 5 की पावर 3 करता हूं तो 125 में 5 मिलता है। अगर 6 की पावर 3 करता हूं तो 216 में 6 मिलेगा। 7 की पावर 3 में 343, 343 में 3 मिलेगा। 8 की पावर 3 में 512, 512 में बेटा 2 मिलेगा। और 9 की पावर 3 में 729 और 729 का मतलब बेटा 9 मिलेगा यूनिट डिजिट। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से हमें फिर से ऑब्जर्वेशन ही करना होगा, फिर से हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो ऑब्जर्वेशन को समझिए बेटा। मुझे एक बात बताइए, 0 कहीं और दिखाई दिया आपको? नहीं। तो 0 आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उस संख्या का इकाई अंक हमारे पास 0 है, तो उस संख्या का अगर हम घन करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। कुल मिलाकर बात ये हुई, ठीक है ना। यानी कि किसी भी पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब नंबर की अगर मैं बात करूं, किसी भी पूर्ण घन संख्या की अगर मैं बात करूं कि अगर उस पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0 है, तो बेटा उस संख्या का घनमूल करने पर, क्यूब रूट करने पर भी इकाई अंक 0 ही बनेगा। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है ना। तो 0 आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 आने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 8 आने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 7 आने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 आने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 आने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 6 की भी नहीं है, 3 की भी नहीं है, 2 की भी नहीं है, 9 की भी नहीं है। तो एक बात तो बेटा इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये बात पता चल चुकी कि जिस प्रकार वर्गमूल वो मतलब वर्ग किया था हमने, तो वर्ग में या वर्ग संख्या में 2-2 पॉसिबिलिटी आती है। वर्गमूल करने पर 2-2 पॉसिबिलिटी बनती है, घनमूल या घन करने पर 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो एक तो यहाँ से पॉसिबिलिटी वाला जो किस्सा था वो खत्म हो चुका, क्योंकि घनमूल करने में हमें यहाँ पे कोई भी 2 पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, केवल सिंगल पॉसिबिलिटी रहती है। भाई 0 का घनमूल करोगे तो 0 ही मिलेगा कि नहीं? ठीक है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो एक तो बेटा हुआ जीरो। तो जीरो अगर हमारा कोई पूर्ण घन संख्या है, कोई पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर है, और उस संख्या का इकाई अंक अगर जीरो है, और उस संख्या का अगर हम करते हैं बेटा घनमूल, तो घनमूल करने पर भी इकाई अंक उस संख्या का जीरो ही बनेगा। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एक की, तो यहाँ पे एक है, एक के लिए एक ही मिला, यानी कि एक का घनमूल करोगे तो एक ही मिलेगा। 8, अब यहाँ पे बेटा 8 आ गया। 8 को समझते हैं अभी। जब हमने किसी पूर्ण घन संख्या का घनमूल किया जिसका इकाई अंक 8 था, तो इकाई अंक 8 था, तो घनमूल करने पर बेटा में 2 मिला। क्या मिला? 2 मिला। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे 8 का घनमूल किया तो 2 मिला। 7 का घनमूल करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 3 मिलेगा। लेकिन 4 का घनमूल करोगे तो बेटा 4 ही मिलेगा। 4 का घनमूल करोगे तो 4 ही मिलेगा। मतलब ये मान के चलना ये परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक, क्योंकि n क्यूब लिख रहा है यहाँ पे, कोई नंबर है जिसकी पावर हमने 3 कर दी, ये परफेक्ट क्यूब नंबर चल रहे हैं। और परफेक्ट क्यूब नंबर का हम यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं केवल। बात समझ में आई? तो 4 का घनमूल करोगे तो 4, 5 का घनमूल करोगे तो बेटा 5, 6 का घनमूल करोगे तो 6, लेकिन 3 का घनमूल करते हो तो दूसरा नंबर 7 मिलता है। 3 के घनमूल पे क्या मिलता है बेटा? 7 मिलता है। 2 के घनमूल पे 8 मिलता है, लेकिन 9 के घनमूल पे क्या मिलता है? 9 के घनमूल पे 9 ही मिलता है। तो यहां से एक छोटी सी बात देखने वाली ये थी कि एक तो पॉसिबिलिटी कहीं पे नहीं बनी, पहली बात तो ये हुई। दूसरी देखने वाली बात बेटा ये है कि अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर किसी पूर्ण घन संख्या का परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, तो जब हम उस संख्या का घनमूल करते हैं, क्यूब रूट करते हैं, तो इकाई अंक नहीं बदलते, यानी कि इकाई अंक 0 ही रहेगा, इकाई अंक 1 ही रहेगा, इकाई अंक 4 ही रहेगा, इकाई अंक 5 ही रहेगा, इकाई अंक 6 ही रहेगा, इकाई अंक बेटा 9 पे 9 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कि जिस पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, जिस पूर्ण घन संख्या का परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाई अंक 8 है या 7 है या 3 है या 2 है, तो घनमूल करने पर 8 के केस में इकाई अंक हो जाता है बेटा 2, लेकिन 7 के केस में इकाई अंक हो जाता है 3, और 3 के केस में बेटा इकाई अंक हो जाता है 7, और 2 के केस में हो जाता है 8। 8 और 2 10, इनका सम यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। 7 और 3 10, यहाँ पे भी सम कितना? 10 का। 7 और 3 10, 8 और 2 10, तो यहाँ पे सम क्या बनेगा बेटा? 10 बनेगा। जबकि 0 0 में कोई सम 10 नहीं बनेगा, 1 और 1 में नहीं बनेगा, ठीक है ना, 4 और 4 में नहीं बनेगा, 5 और 5 में बनेगा, लेकिन 5 तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी रखता है, 5 के केस में 5 ही रहता है, चाहे वर्ग हो चाहे घन की बात करें हम, चाहे वर्गमूल की बात करें चाहे घनमूल की बात करें, तो वर्ग इसमें 5 के केस में बेटा 5 ही रहता है। क्लियर होगी बात? चाहे वर्गमूल कर लो चाहे घनमूल कर लो। तो ये एक स्पेशल केस हो गया हमारे पास। ठीक है। 6 के केस में बेटा 6 और 6 12 10 तो नहीं बना, लेकिन 3 और 7 10, 8 और 2 10। क्लियर हुई बात? तो मैं इस बात को मैं लिख भी देता हूं ताकि आप जो है कभी जिंदगी में भूल ना पाओ इस बात को। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 4 5 0 1 4 5 6 व 9 है, तो उस संख्या का घनमूल करने पर भी इकाई अंक नहीं बदलते, इकाई अंक नहीं बदलते। और इस बात का उल्टा भी ट्रू है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई संख्या है हमारे पास जिसका इकाई अंक 0 है, अगर उसका आप घन करते हो तो 0 ही रहेगा। कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, अगर उस संख्या का घन करोगे यानी कि क्यूब करोगे तो 1 ही मिलेगा, यूनिट डिजिट है ना। 4 पे 4 ही मिलेगा, 6 पे 6 ही मिलेगा, 5 पे 5 ही मिलेगा, 9 पे 9 मिलेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा, मैं ये कह सकता हूं कि इस बात का उल्टा भी ट्रू है, इस बात का उल्टा भी ट्रू है, सत्य है। बात समझ में आई? ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 4 5 0 1 4 5 6 व 9 है,
तो उस संख्या का घनमूल करने पर भी इकाई अंक नहीं बदलते। और इस बात का उल्टा भी ट्रू है, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 व 9 हो, तो इसका अगर हम घन कर दे तो घन करने पर जो बेटा पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक हमेशा यही बने रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। क्लियर हो चुकी होगी मेरी बात, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो दूसरे पॉइंट में मैं कह सकता हूं कि अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 8 हो, 7 हो, या फिर 3 हो, या फिर 2 हो, तो पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक अगर 8 है तो उस संख्या का घनमूल करने पर जो इकाई अंक बनेगा बेटा वो 2 बनेगा। क्या बनेगा? 2 बनेगा। अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 7 है तो उस संख्या का घनमूल करने पर जो इकाई अंक बनेगा, जो संख्या आएगी उसका जो इकाई अंक बनेगा वो 3 बनेगा। लेकिन अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक बेटा 3 है, किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक बेटा 3 है, तो 3 है तो इसका जब घनमूल हम करते हैं, जब इसका हम घनमूल करते हैं उस संख्या का, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक भी बेटा 7 ही मिलेगा। बात समझ में आई? अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक बेटा हमारे पास कितना है? 2 है, तो उस संख्या का अगर हम घनमूल करते हैं तो घनमूल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक यदि 8, 7, 3, 2, 8, 7, 3 व 2 है, तो उस संख्या का घनमूल करने पर जो संख्या आती है, जो संख्या आएगी उस संख्या का इकाई अंक क्रम से, उस संख्या का इकाई अंक क्रम से। अब क्रम से क्यों लगाया तो बात को समझना। तो क्रम से इसलिए लगाया बेटा 8, 7, 3 व 2 की पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक यदि 8 है तो 8 है तो वर्ग जब घनमूल कर दोगे तो घनमूल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो इकाई अंक बनेगा 8 है तो 2 बनेगा, ठीक है। और अगर 7 है तो 3 बनेगा। 7 और 3 10, क्योंकि सम क्या बनता है? 10 बनता है यहाँ पे। अगर 3 है तो 7 बनेगा, और अगर 2 है तो 8 बनेगा। बात समझ में आई? 8 है तो 2 और 2 है तो 8, 7 है तो 3 और 3 है तो 7। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों का योगफल 7 बनेगा। क्लियर होगी बात? यानी कि अगर कोई संख्या है हमारे पास और उसका इकाई अंक 2 है और आपने उस संख्या का घन किया तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? पूर्ण घन संख्या का 8 बनेगा। और अगर पूर्ण घन संख्या जिसका इकाई अंक 8 है और जब आप घनमूल करोगे, क्यूब रूट करोगे, तो जो संख्या मिलेगी उसका इकाई अंक क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। बात समझ चुके होंगे मेरी बात, ठीक है ना। तो ये होगा क्रम से 2, 3, 7 व 8 होगा। तो यहां पे लिख लो 8 होगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी आ चुकी, तो सॉरी 2 पॉइंट आ चुके। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये बात एक समझ में आई होगी कि यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती जिस तरीके से वर्गमूल करते वक्त बनती थी। तो घनमूल करते वक्त कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो बेटा घनमूल कैसे करेंगे, हम किस तरीके से करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे समझते हैं भाई। तो घनमूल करने का नियम हमें सीखना था। ये हेडिंग आपने लगा लिया होगा अपनी कॉपी पे, क्योंकि घनमूल कैसे करते हैं 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, वो आपको समझना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है। देखिएगा मैं कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 74,088। लेकिन बात याद रखना बेटा, ये केवल और केवल तभी फॉलो करेगा जब वाकई में वो वास्तव में वो संख्या पूर्ण घन है, यानी कि n क्यूब की फॉर्म में लिखी गई हो, ठीक है ना। केवल तभी काम करती है ये चीजें, ठीक है। अगर कोई संख्या मान के चलो पूर्ण घन है ही नहीं तो उसका कैसे करोगे आप? नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? चलिएगा तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है 74,088, ठीक है, यानी कि 74,088, ठीक है। अब समझिए बेटा,
तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई संख्या पूर्ण घन है और जिसका इकाई अंक 8 है तो वर्गमूल वो घनमूल करने के बाद उसका इकाई अंक क्या बनेगा बेटा, 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा। 3 कब बनेगा, जब 7 है। तो यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, जिस तरीके से हमने वर्गमूल करने की कोशिश की थी, वर्गमूल बताया था, समझाया था कि वर्गमूल करते वक्त हम बाद की 2 संख्याओं पर फोकस करते हैं, लेकिन जब घनमूल करते हैं बेटा तो हम बाद की 3 संख्याओं पर फोकस करते हैं, बाद की 3 संख्याओं पर। यह बात याद रखना, वर्गमूल करते वक्त हम बाद की 2 संख्याओं पर फोकस करेंगे, लेकिन घनमूल करते वक्त हम बाद की 3 संख्याओं पर फोकस करेंगे। बात समझ में आई? तो चलिएगा, तो बाद की 3 संख्या है बेटा 0, 8, 8, तो हमें केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे। तो अगर 8 है तो क्या होता है बेटा, अभी तो समझाया, 8 है तो क्या होगा, 2। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो कुछ बनती ही नहीं, अगर पॉसिबिलिटी बनती तो इस बात की गारंटी दूसरा नंबर देता है, इधर वाली संख्या आ जाती कि कौन सी पॉसिबिलिटी होगी जिस प्रकार हमने वर्गमूल में किया था। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेकंड्स में काम करोगे। तुम कैसे करोगे, ध्यान दो, हमें केवल और केवल ऐसी संख्या की चॉइस करनी है, ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है कि जिसका घन, जिसका क्यूब जस्ट 74 से छोटा है, जिसका क्यूब जस्ट 74 से छोटा है। तो मुझे 3 की पावर 3 कितना, 27, 4 की पावर 3 कितना, 64, 5 की पावर 3 कितना बेटा, 125। अब 125 तो ज्यादा हो जाएगा 74 से, तो इसका मतलब 4 की पावर 3 64 है, 4 की पावर 3 64 जो 74 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 42 की पावर 3 है। ये जो 74,088 लिखा हुआ है ये 42 की पावर 3 है। बात समझ में आई? और एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है 19,683। अगर हमें 19,683 का क्या करना है बेटा, घनमूल, यहाँ करनी 3 लिखनी पड़ेगी ना, घनमूल करना है जब, ठीक है ना। तो ये किसका होगा, ये किस ऐसी कौन सी संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी कि जिसका घन ये होगा 19,683। तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप ये निकाल सकते हो, समझिएगा। तो मैंने कहा कि जब भी घनमूल करोगे तो बाद की 3 संख्याओं पर फोकस करना है, बाद की 3 संख्याओं पर। अगर बेटा 3 है तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ये मैं बता चुका आपको। अगर 3 है तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इस बात का मतलब है यहाँ तो 7 आ गया। अब 19 के लिए ऐसी संख्या चुनिए, 19 के लिए ऐसी संख्या चुनिए बेटा जिसका घन जस्ट 19 से छोटा हो, जिसका घन जस्ट 19 से छोटा हो। 19 के लिए ऐसी संख्या चुननी है जिस संख्या का घन जस्ट 19 से छोटा हो। तो बेटा 3 की पावर 3 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके लिए 27। तो 27 की पावर 3 है, ये क्या है बेटा, 27 की पावर 3 है। और एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करते हैं भाई। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 59,319, 59,319। अगर हमें इसका घनमूल करना है तो ये किसका होगा, अगर हमें घनमूल करना है तो बेटा ये किसका होगा। तो मैं बता चुका ऑलरेडी आपको कि अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4 या 5 या फिर 6 या फिर 9 में से कोई एक है तो वर्गमूल, वो घनमूल भी कर लोगे तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, या फिर जिस संख्या का इकाई अंक इन्हीं में से है उसका घन कर लोगे तो भी इकाई अंक नहीं बदलता, क्योंकि इस बात का उल्टा भी ट्रू होता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका, क्लियर होगी बात। तो यहाँ क्या दे रखा है, बाद की 3 संख्या 319 जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है तो घनमूल भी कर लोगे ना तो 9 ही मिलेगा, घनमूल भी कर लोगे क्या मिलेगा, तो 9 ही मिलेगा। बात समझ में आई। लेकिन बाकी जो 59 संख्या लिखी हुई है इसके लिए फोकस करो कि ऐसी संख्या चुनिए जिसका घन जस्ट 59 से छोटा हो, जिसका घन जस्ट 59 से छोटा हो। तो समझिए बेटा कौन सी संख्या होगी, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64 ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब 3 की पावर 3 27, यानी कि 39 की पावर 3 बनेगी। ये क्या बनेगी, 39 की पावर 3 बनेगी। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं चीजों को, जैसे कि मैंने लिख दिया 26,62,144, यानी कि 2,62,144, 2,62,144। इसका आपको घन करना है, वो घनमूल करना है, इसका आपको क्या करना है, घनमूल। तो ये किसका घनमूल होगा, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका घन करने पर हमें 2,62,144 प्राप्त होता हो, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी घनमूल करते हैं बाद की 3 संख्या का पेयर बनता है, बाद की 3 संख्या पे फोकस करते हैं और उसमें भी हमें इकाई अंक पे फोकस करना है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उस संख्या का अगर तुम घनमूल करते हो तो वो कभी नहीं बदलेगी, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो ये 4 है,
क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 262। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन जस्ट 262 से छोटा हो। तो बेटा 5 की पावर 3 125 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है और 7 की पावर 3 343 होता है, जो कि 262 से बड़ा चला गया। तो इसका मतलब 6 की पावर 3 216, तो 6 की पावर 3 यानी कि यहाँ पे 6 की पावर 3 यानी कि 216 जो जस्ट 262 से छोटा है। तो इसका मतलब ये क्या है, 64 की पावर 3 है। 64 की पावर 3 है, इस बात का मतलब ये हुआ। इसका घनमूल क्या बनेगा बेटा, 64 बनेगा। इस संख्या का घनमूल क्या होगा, 64 होगा, यानी कि 64 की पावर 3 का मतलब होगा 2,62,144। और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे भाई, जैसे कि चौथा हो गया। पांचवा एग्जाम्पल लो भाई। पांचवा एग्जाम्पल हमारे सामने है 4,21,887, 4,21,875 है भाई, 4,21,875। अगर हमें बेटा इसका करना है घनमूल, तो घनमूल करके बताना है कि क्या ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका घन ये बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा समझते हैं, सेम अप्रोच एक बार तुम भी ट्राई करो और फिर उत्तर मैच करना, ठीक है ना। देखिएगा, बाद की संख्या 3 संख्या पे फोकस करो, इकाई अंक 5 है, तो ये तो बात कंफर्म होगी कि यहाँ पे तो 5 ही आना है। अब जो 421 लिखा हुआ है, ऐसी संख्या चुनो जिसका घन यानी कि क्यूब जस्ट 421 से छोटा है, ठीक है ना, जस्ट 421 से छोटा है। तो 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 3 512 ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब 7 की पावर 3 लेकर चलना पड़ेगा बेटा। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 343, क्योंकि 8 की पावर 3 512 ज्यादा हो जाता है। तो 7 की पावर 3 यानी कि ये क्या बनेगा, 75 की पावर 3 है, 4,21,875। तो इसका घनमूल बनेगा बेटा 75, और ये 75 की पावर 3 है, चाहे तो 75 लिख लो या अलग से मैं बोल के बता रहा हूँ कि 75 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर वो 4,21,875 होता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। घनमूल और वर्गमूल हमने सीख लिया। तो बेटा अगली जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे कि वर्ग किस तरीके से हम करते हैं संख्या होगा, जिसमें हम समझेंगे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उस संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, या फिर जो संख्या 100 के नजदीक होती है या 100 से छोटी होती है, 100 से बड़ी होती है, तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। या फिर हमें समझना है कि जो संख्या 50 के करीब होती है, यानी कि 50 से छोटी हो या 50 से बड़ी हो, तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद हम समझेंगे कि जो 150 के नजदीक होगी या फिर 200 के नजदीक होगी, तो उन संख्याओं का, ऐसी तमाम संख्याओं का वर्ग हम कैसे करते हैं, वो चीजें, वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है बेटा, चलिएगा।